नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज इस कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि गर्भवती माताओं का पहली बार जब स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं तब ये कार्ड एनएम के द्वारा बनाया जाता है ताकि गर्भवती महिला की आपकी सारी जांचें और डिटेल्स, सारी जानकारी, समग्र आईडी, पासबुक, खाता नंबर और जांचों के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है या फिर नॉर्मल है, ये सारी डिटेल इस कार्ड में भरी जाती है। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्ड को किस प्रकार से भरा जाता है। देखिए, सबसे पहले इस कार्ड में लिखा गया है कि क्या गर्भावस्था हाई रिस्क है। यदि महिला हाई रिस्क का मतलब है कि किसी भी प्रकार की जांचों के दौरान जो जांचें यहाँ पे भरी जाती है वो जांचें यदि किसी प्रकार से कॉम्प्लिकेशन दिखा रही है तो उस दौरान महिला को यहाँ जो रेड कलर का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे टिक मार्क कर दिया जाता है ताकि डिलीवरी के समय जब महिला अस्पताल जाए या प्राइवेट जाए या सरकार गवर्नमेंट में जाए तब जो भी स्टाफ वहाँ का है वो देखे तो तुरंत समझ जाता है कि महिला को इमरजेंसी सुविधा की ज़रूरत है या नहीं। इस वजह से इस कार्ड को बनाना अति आवश्यक है दोस्तों। जैसे कि परिवार का परिचय में महिला का नाम, जैसे कोई महिला है उसका नाम संजू है तो यहाँ पे लिख देंगे संजू बाई। महिला की उम्र क्या है, महिला की उम्र जैसे 23 वर्ष है तो यहाँ लिख देंगे 23 वर्ष। फिर उसके पति का नाम, उसके पति का नाम लिखना है, पिता का नाम नहीं लिखेंगे। यदि किसी कारण से महिला का पति जैसे छोड़ के चला गया है या मर गया है उस दौरान पिता का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इस महिला का पति जीवित है इसलिए हम संजू बाई के पति का नाम है दीपक सिंह, यहाँ दीपक सिंह लिख देंगे। महिला का पता लिखेंगे भदौरा, उसके गांव का नाम भदौरा है इसलिए भदौरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में परिवार की समग्र आईडी लिखेंगे, परिवार की समग्र आईडी, फिर महिला की समग्र आईडी, उसके जहाँ पे यदि पिता का नाम है तो यहाँ पे पिता की समग्र आईडी आ जाएगी और यदि पति का नाम है तो यहाँ पे पति की समग्र आईडी आएगी। फिर एनएम सिस्टर जो आपके क्षेत्र में एनएम बहन जी आती है टीकाकरण करने के लिए, जिनके दौरान ये कार्ड बनाया जाएगा, उनके द्वारा आपकी सारी डिटेल को ऑनलाइन सबमिट करी जाएगी। उसके बाद में आपका MPRCH नंबर आता है, एक आईडी बन के तैयार होती है, उस आईडी को यहाँ पे लिखा जाता है। जब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक ये कार्ड पूर्ण नहीं होता है। यदि आपके पास में संबल कार्ड जो अति गरीब परिवार का बनाया जाता है वो कार्ड है तो उसमें वो कार्ड में पात्र हैं आप, तब यहाँ पे टिक मार्क किया जाता है वहाँ पे, या तो नहीं है तो यहाँ पे ना का टिक मार्क किया जाता है। यहाँ महिला का बैंक पासबुक की शाखा जहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाई है उसका IFSC कोड लिखा जाता है। यदि महिला के पास में खाता नहीं है, उसने अकाउंट अपना जनरेट नहीं की है तो उसके पति का बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। फिर कितनी बार महिला गर्भवती रही, गर्भावस्था के विवरण में लिखा जाता है कि कितनी बार महिला गर्भवती रही और फिर कितने उसके पास बच्चे हैं, इसकी जानकारी यहाँ भरी जाती है। फिर उसने पिछला प्रसव, यदि उस पहली डिलीवरी है, उसकी पहली बार गर्भवती हुई है तो ये इसमें नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उसके बच्चे 1 या 2 हैं तो वो दोनों डिलीवरियाँ या पहली डिलीवरी उसकी कहाँ हुई है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिर अंतिम मासिक चक्र की तिथि में जिस दिन महिला को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, मतलब मासिक धर्म में जिस दिन चालू होता है या सिर धोने के लिए जिस दिन फर्स्ट दिन उसका दिन रहता है वो वाली तारीख लिखी जाती है। और जो तारीख जैसे इस महिला की जो है तारीख 14/1/23 है तो इस महिला की जो प्रसव की संभावित तिथि हम 9 महीने 7 दिन ऐड करेंगे इसमें और तारीख निकालते हैं 20/10/23।
इस महिला की जो ईडीडी आएगी, मतलब प्रसव की संभावित तिथि, इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। 9 महीने 7 दिन ऐड करते हैं और डिलीवरी की तारीख निकालते हैं। फिर उसके बाद में महिला की इच्छा या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन के अनुसार, या फिर नॉर्मल महिला है, सब कुछ उसको नॉर्मल है, हर जांच में वो नॉर्मल आई है, तो उस हिसाब से तय किया जाता है कि उसकी डिलीवरी कहाँ करवानी चाहिए। उस हिसाब से इसको क्या जिला अस्पताल भेजना ज़रूरी पड़ेगा या फिर छोटे अस्पताल में भी उसकी डिलीवरी हो पाएगी, वो तय किया जाता है और लिखा जाता है कि कहाँ पे उसकी डिलीवरी करवाना है। अगले पन्ने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, जिस आंगनवाड़ी में महिला जाती है और अपना कार्ड बनवाने या फिर जांच करवाने, टीका जहाँ पे लगा है उसको, जिस गांव में वो रहती है, वो जहाँ कहीं भी रहती है और जिस उसको पास में सुविधा कहाँ मिल रही है गर्भवती महिला को कि वो जा पाए आसानी से और अपनी जांच करवा पाए, और तो उस जिस क्षेत्र में वो रहती है उसी क्षेत्र की आंगनवाड़ी का इसमें कार्यकर्ता का नाम रहता है और उसका नंबर, ग्राम का नाम, वार्ड, विकास खंड का नाम, फिर डाक खाता कहाँ, उसका डाक खाता पोस्ट ऑफिस है, फिर उप स्वास्थ्य केंद्र, किस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत महिला आ रही है। जैसे आपके पास में, आपके गांव के पास में, 4 गांव के बीच में या पास में जो आपके क्षेत्र का उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम और जिला, आप किस जिले में रहती हैं। फिर आपका PSC, CSC, CS, DH, मतलब PSC आपकी जो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एनएम सिस्टर को पता रहती है जानकारी, वो लिख देती हैं ताकि आप कहीं भी जाएं और आपको उचित लाभ दिलाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं कि माताओं के पोषक आहार, या फिर गरीब स्थिति है और वो कुछ अपने तो इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे वैसे मुहैया करवाती है कुछ अभियान के द्वारा, जिसमें महिला को खर्च उठाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। तो वो सहायता राशि ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से वो सहायता राशि दिलवाने में क्या है, जो MCP कार्ड जो है, यहाँ पे जो ID निकल के आती है, वो ID के दौरान जो डिटेल्स भरी जाती है उसमें दिलवाना में ज़रूरी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। फिर किस दिन आप का कार्ड बनाया गया, फिर जो आंगनवाड़ी में ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस आयोजन का है, उस दिन का नाम लिखा जाता है। रेफरल संस्था, मतलब आप छोटे अस्पताल में यदि डिलीवरी करवाने गई हैं या फिर आपको कॉम्प्लिकेशन जांचों के स्तर पर आपको कुछ परेशानियां, जैसे BP बढ़ रहा है या पैरों में सूजन आ रही है, पूरे शरीर में सूजन आ रही है, जलन हो रही है, बहुत दिनों से बुखार आ रही है, या फिर आपको खांसी आ रही बहुत दिनों से, या चक्कर आ रही है, उल्टी ज़्यादा, मतलब किसी भी प्रकार की यदि परेशानी आपको जांचों के दौरान आ रही है तो उस स्तर पे आपको कहाँ भेजना सही रहेगा। और रेफरल मतलब छोटे अस्पताल से आपको बड़े अस्पताल भेजने के लिए जो रेफरल संस्था, मतलब ऊपर वाली जो संस्था होती है, जैसे आपके गांव में SSC होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके बाद में PSC होता है, उसके बाद में CSC होता है। CSC का मतलब है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद में जिला अस्पताल होती है। तो रेफरल सीढ़ी तैयार करी जाती है आपके लिए। यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है आपको डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है, मतलब जिला अस्पताल के लिए आपको भेजा जाता है, रेफरल संस्था उसको कहते हैं। आपकी फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में एनएम बहन जी के साथ साथ एक और पद है CHO, कम्युनिटी हेल्थ के, उनका पोस्ट का नाम है। उस मैडम का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा। फिर आपके क्षेत्र की जो आशा कार्यकर्ता है, जिसके द्वारा आपको सुविधा लेने में आसानी हो रही है, वो बताती है आपको कि कितनी तारीख को आना है, कब आना है। जब भी सिस्टर बहन जी आपके गांव में टीकाकरण करने के लिए आती है तो आपको बुलाती है, जो आशा कार्यकर्ता होती है गांव में, आपके साथ खड़ी रहती है। वो हर मुश्किल में यदि आपको किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो वो सहायता करती है आपकी। तो उसका आशा कार्यकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, फिर एम्बुलेंस का 108। आप सभी को मालूम है कि सरकार द्वारा 108 की सुविधा करी गई है, जो वाहन है
आप जब चाहें अपने घर में यदि भी परेशान हैं, गर्भवती माता हैं या फिर अन्य कोई भी केस है जो इमरजेंसी की उसको आवश्यकता है, तो उस दौरान 108 वाहन है, इसको 108 डायल करके हम आसानी से बुला सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है। और ये जो जिस दिन आपका कार्ड बनता है, जब भी आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हैं और आप पहुंचती हैं और सबसे पहले दिन जब स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण केंद्र पे जब जाती हैं आप, आंगनवाड़ी पे अक्सर आरोग्य केंद्र बने हुए हैं तो वहीं पे टीकाकरण हुआ करता है। और जिस दिन पहला टीका लगता है उसी दिन की तारीख यहाँ दर्शाई जाती है कि आज आपको पहला टीका लगाया गया है। इस पन्ने में देखा जाता है, लिखा हुआ है कि कृपया से पूर्व की बीमारियों के आधार पर यदि पहली गर्भवती मतलब पहली बार आप गर्भवती हो रही हैं तब तो ठीक है, इस जगह में भरा जाएगा कि इस समय आप गर्भवती हैं और जांचों के दौरान किसी प्रकार की परेशानियां तो नहीं हो रही है, तो ये सिंबल बने हुए हैं। तो इसमें दर्शाया जाता है कि कौन सी इनमें से कौन सी परेशानी आपको हैं। और यदि आप सेकंड बार गर्भवती हैं तो यहाँ इस कॉलम में लिखे जाते कि आपको पहली डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे। उसमें देखिए, इसमें लिखा गया है टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, HIV, हेपेटाइटिस बी, हृदय रोग, मिर्गी, RTI, अस्थमा, हाइपोथायराइड और निसंतानता के उपचार के उपरांत गर्भधारण। मतलब इनमें से किसी प्रकार की यदि परेशानी आपको हुई हो तो ये इसमें दर्शाया जाता है। फिर उस प्रसव के दौरान कोई प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई, ये दर्शाया जाता है, ये लिखा हुआ है इतने सारे। फिर यहाँ पे आपकी हाइट, फिर ये देखा जाता है कि आपका हृदय नॉर्मल है कि नहीं। हृदय स्टेथोस्कोप से एनएम दीदी नाप करके बताती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से आपको आपकी खुद की मौखिक जानकारी के अनुसार भरा जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। अब देखिए आगे जांच की बात, प्रसव पूर्व जांच का विवरण। मतलब आप जब भी आपको गर्भावस्था का पता चलता है उसके बाद में आप जब अपने टीकाकरण केंद्र, आरोग्य केंद्र में जाती हैं तो इसमें पहली जांच की तारीख, उस तारीख पे जिस तारीख पे आप गई हैं पहली बार जांच करवाने, और फिर MUC इन सेंटीमीटर में आपकी बाह की परिधि का नाप होता है इसमें, कि इसमें भी पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। और फिर गर्भ की अवधि, सप्ताह में कितने सप्ताह की आपकी गर्भावस्था हुई है। फिर इसमें वजन लिखा जाता है इस कॉलम में। नब्ज की गति देखी जाती है। रक्तचाप मतलब आपका BP लिया जाता है कि आपका BP लो तो नहीं है, हाई तो नहीं है। इससे भी पता चलता है कि आपको यदि देखिए BP बहुत खतरनाक लक्षण है गर्भावस्था के लिए। उसको फिर यदि BP कम है तो भी आपको कुछ समझाई दी जाती है। यदि BP बढ़ भी जाता है तो आपको समझाई दी जाती है, और साथ में आपको रेफरल सुविधा की ज़रूरत रहती है। आपको रेफ़र किया जाता है एनएम सिस्टर के द्वारा। और एनीमिया देखते हैं कि एनीमिया तो नहीं है, आपका ब्लड कितना है, HB टेस्ट करी जाती हैं। फिर देखा जाता है पैरों में सूजन तो नहीं है, उसी तारीख को यहाँ पे दर्शाया जाता है। पीलिया तो नहीं है, आँखें पीली तो नहीं, पैर पीले तो नहीं हो रहे, और देखी जाती है कि आपके नाखून पीले तो नहीं हो रहे हैं। फिर फोलिक एसिड की गोली की संख्या यहाँ पे भरी जाती है। फोलिक एसिड की गोली एक वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों मैंने, जिसमें आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है कि ये कब खाई जाती है और क्यों खाई जाती है। फिर आयरन फोलिक एसिड की गोली की संख्या यहाँ पे भरी जाती है, जो कि 12 सप्ताह के बाद मतलब 3 महीने के बाद में स्टार्ट करी जाती है गोलियाँ। इसके बारे में एक आगे और वीडियो बनाऊंगी दोस्तों, उसके बारे में जानकारी आपको दूंगी मैं। कैल्शियम की गोली की संख्या, फिर एल्बेंडाजोल की गोली की संख्या। एल्बेंडाजोल की गोली दोस्तों चौथी तिमाही में दूसरी तिमाही में, मतलब जैसे कि आपको 12 सप्ताह यानी 3 महीने हो चुके हैं, आपकी गर्भावस्था चौथे महीने में प्रवेश कर चुकी है, उसके बाद में इस गोली को खिलाया जाता है। कृमि की गोली है ये, ताकि आपको जो कृमि है आप खाती ज़रूर हैं लेकिन आपके शरीर को लगता नहीं है,
और HB की कमी भी हो जाती है। इसके कारण कभी कभी जो पेट में कीड़े होते हैं, कृमियाने जो पेट में कीड़े होते हैं, मीठा खाना अधिकतर देखा होगा आपने कि मीठा खाने से वो कभी बच्चे खाते हैं, आप भी खाते हैं कभी, तो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं लेटरिन द्वार से, तो वो कीड़े ही कृमि हैं। तो उसकी रोग के लिए एल्बेंडाजोल की गोली प्रत्येक गर्भवती महिला को सेकंड तिमाही में दी जाती है दोस्तों। तो ये गोली भी खाना अनिवार्य है। फिर पेट की जांच में यहाँ तारीख उसी तारीख को लिखा जाएगा और गर्भाशय की लंबाई 70 सेंटीमीटर में आपकी एब्डोमिनल चेक करी जाएगी, पाल्पेशन और के द्वारा सेंटीमीटर से नापा जाता है। उस सेंटीमीटर कितना है उसको दर्शाया जाता है। यहाँ गर्भ की स्थिति क्या है, पेट आपका सुडौल है कि नहीं है, कितनी ऊपर गया है, गर्भावस्था की उम्र के अनुसार कितने सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से यहाँ लिखा जाता है। और उसके बाद में गर्भ शिशु के प्रति मिनट हृदय की गति इसमें फीटोस्कोप से आपके शिशु की हृदय की गति को नापा जाता है, उस नाप को लिखा जाता है। यहाँ जिस स्टाफ ने आपको ये सेवाएं दी हैं उनकी साइन रहती है। हीमोग्लोबिन टेस्ट में HB टेस्ट किया जाता है, HB हीमोग्लोबिन से, जिसमें कितना आपका HB है उसको लिखा जाता है। और मूत्र जांच एल्बुमिन जांच भी करी जाती है दोस्तों। ये देखिए मैं बताती हूँ, इस प्रकार की डिबिया होती है, इसमें एक स्ट्रिप दी जाती है जिसको महिला को दी जाती है और उस पेशाब एक डिबिया में लेकर के उसमें डुबो करके रखना है 2 मिनट के लिए और उसके बाद में उसको छोड़ देना है। इसमें देखा जाता है कि ये जो स्ट्रिप है इसमें 2 कलर होते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि मूत्र की जांच एल्बुमिन जांच करी जाती है, जिसमें ये जो 2 कलर है पीला और हरा, जब पेशाब में इसको डाला जाता है तो इसका कलर पूरा ग्रीन हो जाता है और इसका भी कलर ग्रीन हो जाता है दोस्तों। तब देखा जाता है, एनएम सिस्टर आपको इस स्ट्रिप को देख करके बताती है आपको कि आपको शुगर है या नहीं है। ये भी जांच अति आवश्यक होती हैं जो एनएम सिस्टर के द्वारा आपको बताई जाती हैं। और फिर HIV स्क्रीनिंग में भी सुविधाएं दी गई है। अब उस स्वास्थ्य केंद्र में भी ये सुविधाएं आने लगी हैं और HIV किट द्वारा भी HIV की जांच करी जाती है। बाकी जांचें और यदि उस स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित होती हैं तो करी जाती हैं और नहीं तो आपको उच्च स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाता है और जांचें करवाई जाती हैं। इन सारी जांचों से ये पता चलता है दोस्तों कि फिर इसी कार्ड को लेकर के एनएम सिस्टर के द्वारा ये बोला जाता है और आशा कार्यकर्ता द्वारा आपको बुलाया जाता है कि इसी कार्ड को लेकर के आपको अगले माह, ठीक है कि नहीं, 1 महीने बाद इस कार्ड को लेकर के टीकाकरण केंद्र में, आरोग्य केंद्र में आना है और फिर से एक जांच करवाना है जिसमें सेकंड टीका लगता है दोस्तों। इन्हीं जांचों के दौरान ये पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं या आपको उच्च स्वास्थ्य केंद्र भेजना पड़ेगा या फिर आपकी डिलीवरी का टाइम मेंटेन कैसे करना पड़ेगा। और यदि फर्स्ट जांच में, सेकंड जांच में, थर्ड जांच, फिर फोर्थ, आप इस कार्ड में 6 जांच तक के भरी जा सकती है। मतलब पूरे 9 महीने में आप 6 बार जांच करवाने जा सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि किसी प्रकार की परेशानी है आपको तो आप हर महीने 1 बार जा सकती हैं। एनएम सिस्टर और आशा बहन जी आपको बुलाती हैं तो आपको जाना चाहिए। और गर्भावस्था के कुल 9 महीने तो होते हैं जिसमें बच्चे की पूरी ज़िंदगी और आपका शरीर, ये दोनों बहुत रिस्क का होता है उस समय, तो आपको ये जांचें पूर्ण करवानी ही चाहिए। यह कार्ड और जो इसके अंदर भरी जाने वाली जानकारी सही भरी जाती है और जो जांचें हैं ये सारी जांचें और सहायता सब मुफ्त है, गवर्नमेंट का है ये साधन। गवर्नमेंट द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है जो ताकि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है ये, ताकि महिला और बच्चे को खतरनाक
समय से बचाया जा सके, बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी में स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ बनी रहे। इसीलिए इसका नाम मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है दोस्तों।